हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संघीय मंत्री परिषद में। इससे संबंधित मैंने जितना भी वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा, ठीक है। जो इससे संबंधित और वो क्वेश्चन आती है सिपाही कांस्टेबल में, दरोगा हो या फिर बीपीएससी हो या अन्य एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी ही का नहीं हो, इससे संबंधित आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से निहित होती है किस में? मंत्री परिषद में। फिर से सुनिएगा, यथार्थ में यानी सही रूप से अगर बात किया जाए तो कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो मंत्री परिषद में होती है। ओके, कार्यपालिका की समस्त सत्ता, ओके, समस्त सत्ता जो होती है कार्यपालिका की वह किस में होती है? मंत्री परिषद में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहलाता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कार्यपालिका की समस्त सत्ता यथार्थ में किया जाए तो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मंत्री परिषद मारिएगा। ओके, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। केंद्र का बोला है तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके परिषद प्रयत्न पदासीन रहता है? यानी मंत्री परिषद कब तक रहेगा? तो ये लोकसभा के प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है। ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक रहेगा मंत्री परिषद, ऐसा नहीं है। लोकसभा जब तक चाहे तब तक रहती है। यानी किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है? तो लोकसभा के प्रति। ओके, कौन व्यक्ति है जो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकता है? मंत्री परिषद का तो संसद का कोई भी सदस्य होगा, चाहे इलेक्टेड हो या सेलेक्टेड, वो मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसका मेंबर बन सकता है संसद का कोई भी मेंबर। ओके, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल हाँ। राज्यसभा में मनोनीत हो या लोकसभा में, दोनों ही के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या हो सकता है? मेंबर वो बन सकता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाती है। ठीक है, मंत्री परिषद का जो भी सदस्य होगा, प्रधानमंत्री भी इसी मंत्री परिषद के ही अंतर्गत में आते हैं, वो अलग से नहीं आते। ठीक है, तो इसकी शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ओके, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा भारत के। ओके, और लोकसभा अध्यक्ष को कहेगा कि शपथ दिलानी पड़ती है, तो जी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ लेने का कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हाँ, उप प्रेसिडेंट को यानी वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति के समक्ष क्या होता है? शपथ लेनी पड़ती है। ये आया था बीपीएससी में दोस्तों, हालांकि यहाँ दिया हुआ नहीं, पुराना अथी है, बुक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या बोला था ना, उसमें बोला था कि लोकसभा अध्यक्ष की शपथ लेता है कि नहीं लेता, और लेता है तो कौन दिलाता, ये पूछा था बीपीएससी में। किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। अगर संसद के किसी भी सदन में का सदस्य हुए बिना, यानी सदन का सदस्य नहीं है, तो अब 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके बाद सदन का सदस्य होना पड़ेगा, नहीं तो गए। और क्या, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं क्या? प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ अन्य मिनिस्टर रहेंगे। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल में अधिक कितनी होती है? मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ठीक है, मंत्री परिषद में कितनी मंत्रियाँ होती है? तो मंत्रिमंडल से अधिक होगी। ओके, मंत्रिमंडल से अधिक होगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। पहले तो जो बताया गया, तो मंत्री परिषद में कितने टाइप का मंत्री होता है? तो बोलिए 3 टाइप के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं।
और यही मंत्रिमंडल का बात करेगा, मंत्रिमंडल बड़ा होता है कि मंत्रिपरिषद, तो बोलिएगा मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में 2 ही टाइप का होते हैं, ठीक है। और इसमें शामिल कौन नहीं होता? संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से सही क्रम कौन है? वरीयता का मतलब है सबसे बड़ा पद कह सकते हैं। तो पहले नंबर पर कैबिनेट आता है, दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पर उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए तब राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन लोकसभा के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्रिपरिषद के कोई व्यक्ति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होंगे वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो प्रेसिडेंट के सामने कहिएगा, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। और यही मंत्री परिषद के व्यक्तिगत रूप से मंत्री उत्तरदायी बोलिएगा तो प्रेसिडेंट के को बोलिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत उसमें वर्ड जोड़ना चाहिए, यानी पर्सनली रूप से। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है कोई भी बिना सदन का सदस्य हुए बिना। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से कितने पद से मुक्त कर दिया जाएगा? 6 महीने के बाद मुक्त कर दिया जाएगा, नहीं तो सदस्य होना पड़ेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति का मतलब निकाल लेना को विवेचित करता है, यानी डिफाइन करता है, बताता है? तो आर्टिकल 75 है, यही बताता है कि मंत्री परिषद को बना सकते हैं और निकाल सकते हैं पद से। तो आर्टिकल 75 और प्रधानमंत्री पद भी 75 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को बात मानना पड़ेगा, यानी बाध्य है किसके प्रति? तो मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के सलाह पर बात मानना होता है, ये बाध्य है। आर्टिकल 74 में लिख दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? मतलब मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद का बात मानना पड़ेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 के जरिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति कि राष्ट्रपति के? देखिए, संघीय मंत्री परिषद जो मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जवाबदेही तो लोकसभा के सामने, ना कि प्रधानमंत्री या ना ही राष्ट्रपति। हाँ, पर्सनली रूप से कहता तो प्रेसिडेंट के हो जाता। मंत्री परिषद है क्या? मंत्री परिषद है आपका कैबिनेट से बड़ा होता है, ठीक है। कैबिनेट से बड़ा होता है, इसमें 3 होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होती है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल से भी बड़ा होता है। कौन? मंत्री परिषद। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं किससे? तो लोकसभा से लिए जाएंगे। ओके, किससे लिए जाएंगे? लोकसभा से लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। मंत्रिमंडल है यानी इसमें केवल केंद्रीय मंत्री रहेगा। मंत्रिमंडल बताएं तो छोटा होता है किससे? मंत्री परिषद से, यानी मंत्री परिषद बड़ा होगी और मंत्रिमंडल में केवल केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है।
ठीक है। राज्य मंत्री का मतलब क्या हुआ कि वह केंद्र सरकार का मंत्री ऐसा होता है जो मंत्रिमंडल का नहीं होता है, यानी मंत्रिमंडल से बाहर होता है, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता तो मंत्रिपरिषद का होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था का 1963 में, पारित नहीं हुआ था लेकिन आया था 63 में। ओके, 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद बोल रहा है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ना कि प्रधानमंत्री ना ही प्रेसिडेंट। मंत्रिपरिषद देंगे जब भी जवाब देगा तो लोकसभा के प्रति जवाब देगा। ये आर्टिकल 75 में वर्णन है। ओके, और आर्टिकल 74 और 75 में 2 बार जिक्र है मंत्रिपरिषद का एटलीस्ट। यथार्थता मंत्रिपरिषद के तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। किसका? लोकसभा का। यानी मंत्रिपरिषद कब तक रह सकता है? जब लोकसभा तक चाहे तब तक वो मंत्रिपरिषद बना रहेगा। हाँ, प्रधानमंत्री हट सकता है लेकिन मंत्रिपरिषद वही रह सकता है। ठीक है, आइए लोकसभा तय करता है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल क्या है? मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में जो शामिल है, बजट तैयार करना और संसद में पेश कर देना होता है। बजट तैयार करना, साथ ही साथ संसद में बजट पास कर देना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना कर्तव्य दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से। अगर मंत्रिपरिषद से कोई एक मंत्री पद से त्याग दे दिया, मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, तो ये विघटित नहीं होता। ठीक है ना, विघटित होगा नहीं, चाहे प्रधानमंत्री का ही नहीं देते। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करते हुए लिखता है? राष्ट्रपति के संबोधित करते हुए लिखेगा। यही राष्ट्रपति अपना पदत्याग करने के लिए उपराष्ट्रपति को लिखेगा संबोधित करते हुए। अगर मंत्रिपरिषद से किसी को त्याग पत्र देना है तो पदत्याग संबोधित करना है तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। लोकसभा में कुल सदस्यों का कितना परसेंट हो सकता है? 15%। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में प्रश्न उत्तर सत्र, क्योंकि शून्यकाल का मतलब है, एक और भी बोला जाता है कि अति महत्वपूर्ण उस समय चर्चा की जाती है प्रश्न पर। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? किसी बिल को निलंबित कर सकता है, ये उनका राइट है। प्रेसिडेंट। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके प्रति होगा भाई? मंत्रिपरिषद के। ठीक है, फिर से सुनिएंगे। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होगा? तो ये मंत्रिपरिषद के होगा। जो व्यक्ति सांसद नहीं है क्या उसे मंत्री नियुक्त कर सकते हैं? बिल्कुल नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? सामूहिक रूप से कहिएगा तो लोकसभा के प्रति।
ठीक है, 75 के 3 के अनुसार। देखिए इसको आप नहीं भूलिएगा, लोकसभा में ल 3 की तरह लिखाता है ना, तो 75 का 3 याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति, 75 के 3 के अनुसार। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद है। संसदीय तंत्र वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद है, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही सदस्य है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो मंत्रिपरिषद है संसदीय तंत्र में। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी। मतलब जैसे मंत्री कोई देश में घटना होती है तो वो देश का घटना होगा, यानी सामूहिक रूप से जवाबदेही होगा। गृह मंत्री होगा, रक्षा मंत्री जवाब दे देगा, फिर किसी खास जगह हो गया संस्कृति मंत्री जवाब देगा, ठीक है। पर्यटक जगह पर होता है तो वहाँ पर तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हो गया। अब निजी उत्तरदायित्व, जैसे कोई मंत्री खुद ही गलती करता है, ठीक है, तब भी वो उत्तरदायित्व होगा कि आप जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री कुल कितने सदस्य थे, 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के सहित कितने सदस्य थे, 36 गो सदस्य थे उस समय। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। ये जो थी प्रथम जो मंत्रिपरिषद बना था उसमें एकमात्र महिला मंत्री थी, महिला नहीं बोल रहा है, महिला मंत्री भी बोल रहा है, तो राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे समय तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और किस लिए रहे थे, क्योंकि जब ये बने थे ना तो उस समय दूसरे विश्व युद्ध होने लगा था, और दूसरे विश्व युद्ध जब तक ये चलते रहा, आपको पता है कि लंबे समय तक ये क्या हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन है, सरदार बलदेव सिंह। यानी प्रथम सुरक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। गदर फिल्म की तरह याद रखिएगा, रक्षा करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम फाइनेंस बिल कौन हो गया, मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनका मृत्यु 1951 के आसपास हो जाता है। 1952 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, और इन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी। ओके, जनसंघ के साथ साथ मंत्रिपरिषद पदत्याग करने वाले पहले मंत्री भी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग पर कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन होगा, राजकुमारी अमृता कौर होगी। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष तक से अधिक तक रहे हैं, 28 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे। तो जगजीवन राम जो थे 28 वर्ष तक रहे हैं, लेकिन बीच में 2.5 वर्ष छोड़ दीजिए।
सबसे कम अवधि तक 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? HR खन्ना का। ठीक है, खन्ना जो है 5 दिन रहेगा। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री HR खन्ना रहा। अब पहले विदेश ये युद्ध मंत्री बलदेव सिंह विदेश। ओके, किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो क्या होगा? मंत्री परिषद में भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व ही केंद्रीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। जी नहीं, बाकी दोनों ही सदन के सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। केंद्रीय कैबिनेट जो होती है संसदीय सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। जी नहीं, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो 15 अगस्त 1947 तक केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी। केंद्रीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी। संघ सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर थे? प्रणब मुखर्जी थे। प्रथम भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे कौन? प्रणब मुखर्जी। ये भी तो रहे लेकिन प्रथम नहीं ना है। VP सिंह भी रहे ये वित्त मंत्री। R वेंकटरमन भी रहे, ठीक है, वित्त मंत्री। रावण यानी रमन भी रहे और YB चौहान भी रहे फाइनेंस बिल के। और प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी। प्रश्न के 2 उपलब्ध है, कथन या BR कहा गया। इन दोनों वक्तव्य को परीक्षण कर प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए हैं। उसका ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको। ये आपका आंसर हो जाएगा ए गलत है, R सही है। ए गलत है, R सही है। क्या बोला था कि भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी नहीं, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है संघ के मंत्री परिषद को। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सर्वसंघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पात्रता योग्यता का मतलब रखेगा ही रखेगा, ठीक है। ऑप्शन डी। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? वो कौन है? वह विश्वास प्रस्ताव है, ठीक है। ये केवल मंत्री परिषद रख सकती है। एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती, केवल नहीं, एक प्रस्ताव मंत्री परिषद भी रख सकती है, तो वो है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो वो सदन का विघटन है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, तो वो कौन है भाई? तो सदन का विघटन है, ठीक है। इस प्रकार 56 क्वेश्चन था ही। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं सोने।